नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कृष्णचंद्र द्वारा लिखित एक गधे की आत्मकथा। इसमें गधा रामू धोबी की विधवा को न्याय दिलाने के लिए, उनका गुजर बसर करवाने के लिए, जो पेंशन है वो दिलवाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों के चक्कर लगा रहा है। अब तक 7 एपिसोड में आपने ये सुना। आज जो 8वां एपिसोड आप सुनेंगे उसका शीर्षक है जाना गधे का मनसुख लाल कॉमर्स मिनिस्टर की कोठी पर और बयान करना रामू की दुख गाथा और दिलासा देना कॉमर्स मिनिस्टर का तथा उल्लेख उस कोठी का। मित्रों, मैं उस कोठी का क्या उल्लेख करूं जो चारों ओर से सुंदर बाग बगीचों से घिरी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं फलों से लदी झुकी जाती थीं और सड़कों के किनारे किनारे ऐसे रंगीन फूल खिले थे कि आंखों में, मुझ गधे की आंखों में भी ठंडक पड़ती थी। और लॉन पर ऐसी हरी हरी सुगंधित घास थी कि अगर 100 गधे भी हर रोज चरते रहें तो भी कभी खत्म न हो। न जाने ये मंत्री की कोठी के भीतर इतनी उम्दा घास क्यों होती है। जाने इसका संबंध मंत्री की कोठी से है या किसी गधे से, मगर मैंने तो इन आलीशान कोठियों के भीतर अपने सिवा कोई गधा नहीं देखा। दिल को बहुत दुख हुआ कि इतनी उम्दा घास केवल मनुष्यों के पांव तले रौंदी जाती है और किसी काम नहीं आती। सच है, अभी इस संसार में मोटर वालों का राज है, गधे वालों का राज नहीं। जैसे कुम्हार का, धोबी का, मोची का, घसियारे का, अर्थात उन समस्त लोगों का जो गधे रखते हैं। अन्यथा घास का यूं अनादर नहीं होता। खैर, आपको मुझ गधे से या मेरी घास से क्या मतलब? आपको तो केवल इस कथा से मतलब है। तो कथा सुनिए। जब मैं मंत्री महोदय की कोठी के भीतर पहुंचा तो वो लाल पत्थर से बने हुए एक छोटे से फव्वारे के इर्द गिर्द टहल रहे थे। उनके बच्चे लॉन पर कलाबाजियां खा रहे थे और सामने बारामदे में 2 औरतें फूलदार साड़ियां सुखाने के लिए रस्सी पर टांग रही थी। अर्थात बड़ा ही सुंदर दृश्य था। मैंने मनसुख लाल जी को दोनों कान जोड़कर नमस्कार किया, जिसका उत्तर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से दिया। वो अपनी धोती की लांग ठीक करते हुए बोले, सोच है? मैंने कहा, मुझे जुकाम नहीं है। वो क्षमा मांगते हुए बोले, मैंने आपको अपने देश अहमदाबाद का समझा था। मैंने कहा, जी नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वो बोले, अच्छा, वो जो बिहार से आगे है ना? मैंने कहा, जी हाँ, अगर आप बिहार से इधर आए तो आगे आता है और इधर से बिहार जाएं तो पहले आता है। मनसुख लाल जी हंसने लगे, बोले, तुम रंग रूप से गधे दिखाई देते हो मगर हो नहीं भाई साहब। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, मैं वाकई गधा ही हूं। विश्वास ना हो तो मेरे कान ऐंठ कर देख लीजिए। मनसुख लाल जी ने मेरे कान ऐंठे, तब जाकर उन्हें विश्वास आया। बोले, अब कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने कहा, मनसुख लाल जी, मुझे अपने लिए तो घास का एक तिनका भी नहीं चाहिए। मैं रामू धोबी के संबंध में आया हूं। और फिर मैंने रामू धोबी का पूरा किस्सा बयान कर दिया। यह बात मैं यहां सबके सामने स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मनसुख लाल जी का व्यवहार मुझे अत्यंत शिष्टतापूर्ण था। कहीं एक बार भी उन्होंने मुझ पर यह प्रकट नहीं होने दिया कि वो किसी मनुष्य से नहीं, किसी गधे से बात कर रहे हैं। लेकिन इन समस्त बातों के बावजूद उनका उत्तर इनकार में था। कहने लगे, भाई, अगर ये मामला केवल साबुन का होता, यानी धोबियों को साबुन सस्ते दामों पर दिलाने का प्रश्न होता, तो मैं इस पर विचार कर सकता था। यदि प्रश्न यह होता कि धोबियों को कलफ लगाने के लिए पाउडर बहुत महंगा मिलता है, तो मैं उस पर ड्यूटी कम कर सकता था। यदि धोबियों की शिकायत होती कि मिलों में से जो कपड़ा आता है वो इतना नाकस होता है कि 2-4 बार पत्थर पर कूटने से फट जाता है, तो या तो मैं कारखानेदारों की ताड़ना कर सकता था कि वो मोटा कपड़ा बुने, या मैं धोबियों को कपड़ा कूटने के लिए नरम पत्थर सप्लाई कर सकता था। लेकिन यहां प्रश्न बिल्कुल दूसरा है।
यहां प्रश्न ये है कि एक गरीब धोबी मर गया है, उसके बीवी बच्चे दीन दरिद्र और भूखे हैं, वो कोई काम नहीं जानते, कोई उनका गार्जियन नहीं है। अब वे लोग करें तो क्या करें? ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान कोई बड़े से बड़ा मंत्री भी नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? मनसुख लाल जी इधर उधर देखकर मेरे कान में बोले, ये हमारी केंद्र सरकार की मूल समस्या है, इसका समाधान सिवाय हमारे प्रधानमंत्री के कोई और नहीं कर सकता है। तो क्या आपका मतलब है? मैंने आश्चर्य से अपने दोनों कान जोड़कर पूछा, तो क्या आपका मतलब है मुझे इस काम के लिए? मैंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मनसुख लाल ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हें इस काम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाना होगा। अब गधे साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, ये आप सुनिए अगले एपिसोड में, जो होगा एपिसोड नंबर 9। अब तक आपने इस कहानी में सुना, जो पहले 7 एपिसोड हैं उसमें आपने ये सुना था कि एक गधा जो अखबार पढ़ता था और पढ़ा लिखा गधा था, वो ईंटें ढोने का काम छोड़कर किताबें ढोने के काम में लग गया। लेकिन बहुत इधर उधर घूमते फिरते बाराबंकी से, जहाँ का वो गधा मूल रूप से था, वहाँ से वो दिल्ली आता है और फिर किसी तरह बचते बचाते पुलिस थाने होते हुए एक रामू धोबी नाम के धोबी के पास रहने लगता है, जो यमुना घाट पर कपड़े धोता है। और उसी धोबी को, यानी रामू धोबी को, एक मगरमच्छ यमुना घाट पर खा लेता है। ऐसी स्थिति में जब रामू धोबी मर जाता है तो उस गरीब के बाल बच्चों का और उनकी विधवा पत्नी की हालत देख करके गधे को बहुत दया आती है और वो तमाम जगहों पर चक्कर काटता है और पुनर्वास के लिए जाता है, राहत के लिए जाता है। अलग अलग महकमों में उसकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है और इसी कहानी के माध्यम से कृष्णचंद्र ने जो है भारत की आज़ाद हुए भारत की ताज़ा आज़ाद हुए भारत की जो स्थिति है उस पर टिप्पणी की है। तो एक व्यंग है और एक बहुत मशहूर कहानी है कृष्णचंद्र जी की। और अब जो अगला एपिसोड होगा, 9वां एपिसोड होगा, उसका शीर्षक है कि वो किस तरह से गधा साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री की कोठी पर जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू से किस तरह से उनकी मुलाकात होती है और उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगीचे के माली का व्यवहार किस तरह से गुस्से में बदलता है, किस तरह से वो गधे पर गुस्सा होता है। ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, बच्चों को सुनाएं कि इस ज़माने में जब रील्स और तमाम चीज़ें दुनिया में बहुत चल रही हैं, हम आपके लिए असली साहित्य लेकर के आए हैं, अपनी विरासत लेकर के आए हैं जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए छोड़ी है। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।